हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, फोटोसिंथेसिस। आज अपन बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यह कहाँ होता है और कितने टाइप से फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक थोड़ी बड़ी प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी टाइप के प्लांट्स भी आते हैं, काफ़ी टाइप की स्ट्रक्चर्स भी आती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन चीज़ आती है वो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यानी कि फोटोसिंथेसिस का अपना पर्पज़ होता है कि फूड सिंथेसिस करना, और फूड सिंथेसिस के अंदर मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और ये दोनों की दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो साइट होती हैं, एक तो होती है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेनम किसको बोलेंगे? जो थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड्स यानी कि सिक्के समान क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से ये चीज़ें अरेंज है एक दूसरे के ऊपर, इसको अपन कंप्लीट ग्रेनम बोल दिया। और पर्टिकुलर इस सिक्के समान स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड की लुमेन की बात करेंगे तो यहाँ पर तो होती है लाइट रिएक्शन, और ये बाहर का जो एरिया होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। ये दोनों की दोनों रिएक्शन होती है। और फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात है लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट जो होती है वो बहुत टाइप की लाइट्स होती हैं, यानी कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, विबक्यूर, वॉयलेट, इंडिक्स, ब्लू, यानी कि रेड, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स आते हैं लाइट के। उसमें किस कलर्स में लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है? तो लाइट में ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। और उसमें भी अगर फोटोसिंथेसिस की आप बात करो तो रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन हमने ब्लू लाइट क्यों बोला? ब्लू लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कांटेक्ट में लाइट आएगी, वो कौन सी लाइट आएगी? ब्लू लाइट आएगी। और ब्लू लाइट आएगी तो टकराएगी जिसकी वजह से, यानी कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होगी। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जेंथोफिल होंगे, कैरोटिनॉइड्स होंगे, क्रोमेटिडोइड्स होंगे, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनके टकराने से क्या होती है? लाइट की एनर्जी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी कि लैम्डा बढ़ जाती है। तो लैम्डा बढ़ती हुई एनर्जी कम होती हुई कहाँ तक पहुँच जाती है? रेड लाइट तक पहुँच जाती है। और जब रेड लाइट क्लोरोफिल ए के पास पहुँच जाएगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेड लाइट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। और एब्जॉर्प्शन कौन सी लाइट को किया है? ब्लू लाइट को एब्जॉर्प्शन किया है। ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रेड लाइट की एनर्जी कम होती है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब इस प्रकार से लाइट एंड डार्क रिएक्शन हो गई। लाइट रिएक्शन की अगर अपन बात करें, यानी कि पहले लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो आज अपन बात करने वाले हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन कैसे होती है। अब देखिए, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो आगे अपन बात करेंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें होती है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और इसको दूसरा नाम भी होता है P680। ये किसका नाम है? फोटो सिस्टम 2 का। एंड P700 ये किसका नाम है? फोटो सिस्टम 1 का। अब P680 एंड P700 ये चीज़ें क्या हैं? ये है वेवलेंथ की वैल्यू, यानी कि लेम्डा की वैल्यू है, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू है। ये चीज़ें क्या है? तरंगदैर्घ्य। अब जाहिर सी बात है जो ब्लू लाइट की तरंगदैर्घ्य होती है वो लगभग 450 या थोड़ी सी इससे ऊपर हो सकती है। और ये बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच जाती है? रेड लाइट के पास में 680 और 700। जो 680 वेवलेंथ होती है वो होती है रेड लाइट की, और 700 जो होती है वो रेड लाइट से भी थोड़ी कम एनर्जी हो जाती है, जिसको अपन फार रेड लाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार से नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर दो टाइप के आपको फोटो सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में इन फोटो सिस्टम की साइट क्या होती है? ये जो साइट होती है इसको अपन बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। नॉन एप्रेस्ड रीजन का क्या मतलब हो गया? कि किसी भी सिक्के जो है वो आपस में दबे हुए नहीं है, जो लेमिनर फॉर्म है, जो मेम्ब्रेन है वो ओपन है, फ्री है, तो इसको नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आपस में दबा हुआ रीजन है इसको अपन बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। तो इस प्रकार से नॉन एप्रेस्ड रीजन और एप्रेस्ड रीजन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको दो रीजन दिखाई देते हैं। जो फोटो सिस्टम 1 है वो एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है,
और इसके अंदर कुछ फोटो सिस्टम सेकंड भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एप्रेस्ड रीजन के अंदर जो है वो हमेशा फोटो सिस्टम सेकंड पाया जाता है, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट नहीं पाया जाता। तो ऊपर वाला जो होता है उसको मैंने क्या नाम दिया, एप्रेस्ड रीजन। तो इसके ऊपर क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 भी हो सकता है। लेकिन जो एप्रेस्ड रीजन है यानी दबा हुआ है, इसके अंदर ओनली फोटो सिस्टम सेकंड ही प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड रीजन हो गए। तो ये हमने बात की लाइट के स्पेक्ट्रम की बात में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बात में। इसके अलावा हमने बात की कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का अपना पर्पज़ क्या होता है, फूड बनाना। फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, और जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरेगी तो ग्लूकोज बनेगा और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। यानी कि 6CO2 ये इक्वेशन होती है जो बैलेंस करके दिखाई हुई है, 6CO2 6H2O, और इससे क्या बना, ग्लूकोज बना यानी कि भोजन बना, और आपको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। तो यही एक अपना पर्पज़ है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस करने का। यानी कि कंप्लीट फोटोसिंथेसिस करने से अपने को एनर्जी मिली है, और वो एनर्जी किस रूप में मिली है, ग्लूकोज के रूप में मिली है। यानी कि अपने को भोजन बनाना है। तो कंप्लीट फोटोसिस्टम के अंदर फोटोसिस्टम और फोटोसिंथेसिस, इस दोनों चीज़ों के अंदर अपन बात करेंगे कि एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हुए ही चलेंगे। तो अब अपन बात करते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें कायम आएंगी, एक तो आएगी लाइट और एक वाटर। लाइट रिएक्शन के अंदर CO2 है वो काम में नहीं आती, CO2 जो है वो डार्क रिएक्शन के अंदर काम आती है। तो यहाँ पर आपको बनेगा क्या, यहाँ पर मिलेगी आपको एनर्जी किस फॉर्म में, ATP एंड NADP NADH, ATP एंड NADH के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस प्रकार से H2O यानी वाटर किस में काम में लिया जाता है, लाइट रिएक्शन के अंदर काम में लिया जाता है। और लाइट रिएक्शन में आपको क्या क्या मिलते हैं, ATP NADH और ऑक्सीजन मिलती है। अब अपन बात करेंगे कि वाटर को कैसे काम में लिया जाएगा, एनर्जी कैसे बनाई जाएगी, और इससे ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इन सब के अंदर क्या शुरुआत होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो अब देखिए, अगर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की बात करेंगे, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो स्ट्रोमा बताया और एक लूमेन बताई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत जो होती है वो लूमेन से होती है, और लूमेन के अंदर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट किसके पास में पड़ती है, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए में क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल ए में क्या होगा, एक एंजाइम होता है वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उसके पास में होता है मैंगनीज। यानी कि ये क्लोरोफिल से थोड़ा सा भिन्न किस प्रकार में है, क्लोरोफिल के पास में होता है मैग्नीशियम, और वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास में होता है मैंगनीज। और यह मैंगनीज लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है, यानी कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स लाइट गिरते ही एक्टिव हो जाएगा। अब वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स लाइट गिरते ही एक्टिव हो जाएगा, तो यह वाटर को ब्रेक कर देता है, वाटर को तोड़ देता है, और जिससे क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी, टूटेगी। तो अब देखिए, कभी भी सिंगल वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डबलिंग फॉर्म में ही टूटेगा। ऐसा क्यों है, यानी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 2 हाइड्रोजन निकले 2 इलेक्ट्रॉन ही निकले। अगर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा तो आपको ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, बल्कि मोलिकुलर ऑक्सीजन निकलेगी, और यह क्या बनाती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यानी कि ये गैस नहीं होती है, ये बॉडी के अंदर हार्मफुल होती है, बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती है, ये किसी से भी रिएक्शन करके उसको नष्ट कर सकती है, नई चीज़ें बना सकती है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बने, यानी कि मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं बने, उसके लिए क्या किया जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जिससे 2 मोलिकुलर ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन क्या बना लेंगी, गैस बना लेंगी, जो कि अदर एनिमल्स के लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार से वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ, उसने वाटर को ब्रेक किया, 4 हाइड्रोजन बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। यहाँ पर अपना मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर अपने को मुख्य रूप से क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन लूमेन से कुछ निकलते हुए मेम्ब्रेन के पास पहुँचेंगे, लूमेन की मेम्ब्रेन के पास पहुँचेंगे। मेम्ब्रेन के पास में होता है फोटोसिस्टम सेकंड या P680,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। और इस फोटो सिस्टम की पर्टिकुलर आप बात करो तो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है, उस टायरोसिन एमिनो एसिड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और टायरोसिन से कहाँ पहुँचेगा, P680 के पास में पहुँचेगा। P680 से इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूवमेंट कहाँ पर करेगा, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन भी देखो एक क्लोरोफिल ही होता है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसको मॉडिफाइड क्लोरोफिल क्यों बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी, बस जो सेंटर में मैग्नीशियम होता है वह मैग्नीशियम नहीं होके इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन हटने की वजह से हमने इसको क्या बोला, मॉडिफाइड क्लोरोफिल, और इसका नाम दे दिया थियोफाइटिन, जो कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यानी कि P680 के पास तो पहुंचा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचता है प्लास्टोक्विनोन A के पास, और प्लास्टोक्विनोन A के पास में D2 प्रोटीन होती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, और प्लास्टोक्विनोन B के पास होती है D1 प्रोटीन, वो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। ध्यान रखना जो D2 प्रोटीन होती है वो प्लास्टोक्विनोन A के साथ में टाइटली बॉन्डेड होती है, और प्लास्टोक्विनोन B के साथ जो D1 प्रोटीन बाइंड होती है वह लूजली बाइंड होती है। अब इसका टाइट और लूज बाइंड होने का क्या फ़ायदा होता है वो भी अपन आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन A के पास में, प्लास्टोक्विनोन A से प्लास्टोक्विनोन B के पास में। अब ये देखो आपको कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है प्लास्टोक्विनोन B, तो वो भी गलत नहीं होता, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन B क्या करता है, अपने साथ में हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेता है इलेक्ट्रॉन के साथ में। और जब यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को देता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो 2 हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ निकालेगा। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ आएंगे, स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ। कैसे निकलेंगे, जब प्लास्टोक्विनोन B से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ लाता है। इसलिए हमने फर्स्ट क्लास में बात की कि लुमेन की पीएच एसिडिक होती है और स्ट्रोमा की पीएच बेसिक होती है। इस हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन टूटे हैं तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन निकालेंगे, 8 हाइड्रोजन आयंस को यह स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ लाएंगे। इस प्रकार लुमेन की पीएच एसिडिक हो जाएगी और स्ट्रोमा की पीएच बेसिक हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि लुमेन की पीएच बेसिक एसिडिक क्यों होती है और स्ट्रोमा की पीएच बेसिक क्यों होती है। अब साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन आएगा प्लास्टोसाइनिन। ये भी एक मोबाइल कॉम्प्लेक्स ही होता है। यह भी कहाँ तक पहुँच सकता है, इधर भी पहुँच सकता है और आगे पीछे उधर भी पहुँच सकता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आता है फोटोसिस्टम 1 के पास में, और फोटोसिस्टम 1 किस लाइट से एक्टिव हो सकता है, यह फार रेड लाइट से भी एक्टिव हो सकता है। यहाँ पर ये किससे एक्टिव हुआ, रेड लाइट से, इसीलिए हमने इसको P680 कहा। यानी कि ये वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की, और यह फार रेड लाइट की होती है। तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास आएगा। फोटोसिस्टम 1 है वो एक्टिव हो जाएगा, और फोटोसिस्टम 1 एक्टिव होकर के इलेक्ट्रॉन आगे देगा A0। यह A0 भी क्या होता है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ही होता है। A0 है वह भी मॉडिफाइड क्लोरोफिल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा A1। यह A1 क्या है, विटामिन के। A1 क्या है, विटामिन के या फाइलोक्विनोन भी इसका अपन नाम देते हैं। अब A1 से इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा फेरस सल्फर X। फेरस सल्फर X हमने इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो ये जो 3 प्रोटीन होती है कंटिन्यूसली, ये जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो फेरस सल्फर की बनी हुई होती हैं, लेकिन इनका अभी पर्टिकुलर नाम नहीं दे पाए हैं, पहचान नहीं पाए, तो इनको नाम दिया जाता है फेरस सल्फर X, फेरस सल्फर A, फेरस सल्फर B। फेरस सल्फर क्यों दिया, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो फेरस एंड सल्फर की बनी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनके पास में मूवमेंट करता हुआ फेरस सल्फर X से फेरस सल्फर A, फेरस सल्फर B, और इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्रोमा की तरफ मेम्ब्रेन के जस्ट अटैच में एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है फेरोडोक्सिन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फेरोडोक्सिन। फेरोडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। फेरोडोक्सिन की रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होती है। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल। और रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से यह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आने के बाद में आगे काम करेगा। यानी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, उसके जस्ट बाद में एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फेरोडोक्सिन है
वह इलेक्ट्रॉन किसके पास दे देगा, NAD को, और NAD रिड्यूज होकर के NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब NAD से NADH किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना, फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। यह एंजाइम है जो क्या किया है, NAD से NADH बनाया है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए इसके पास में, फेरोडोक्सिन के पास में, और फेरोडोक्सिन से FNR इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र किया, NAD से NADH बनाया, यानी NAD को रिड्यूस किया, और NAD को रिड्यूस किया तो इससे क्या बना, NADH बना। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक NAD को रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यह कितने NADH बना देंगे, 2 NADH बना देंगे। तो इस प्रकार एक रिएक्शन से आपको कितने NADH मिले, 2 NADH मिले। तो ये तो बात हो गई NADH की। अब बात करेंगे ATP की। ATP कैसे बनती है। अब जब या तो शायद आपने कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP का सिंथेसिस होता है। तो इसके जस्ट आगे ये क्या होता है, ATP पंप, या इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ATP सिंथेज। अब यह ATP सिंथेज से क्या बनती है, ATP बनती है। तो ATP के अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि 4 हाइड्रोजन आयन से एक ATP बनती है। एक्चुअल में 3 हाइड्रोजन आयन से एक ATP बनती है। एक हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अंदर लेके आता है। इस प्रकार से एक ATP बनाने में टोटल 4 हाइड्रोजन आयन का खर्चा होता है। तो अपने को यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन मिले, 4 हाइड्रोजन आयन। तो जब हमने वाटर का फोटोलाइसिस किया तो मिले, और ये 4 हाइड्रोजन आयन हो गए। और हमने स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ कितने हाइड्रोजन आयन लेके आए, 8 हाइड्रोजन आयन लेके आए। तो 4 और 8 कितने हाइड्रोजन आयन हो गए, 12 हाइड्रोजन आयन। और 12 हाइड्रोजन आयन से कितने ATP बनेंगी, 3 ATP बनेंगी। और इसका मुंह किसकी तरफ होता है, स्ट्रोमा की तरफ होता है। तो इस प्रकार से लाइट रिएक्शन से क्या बनी, एनर्जी मिली। अब एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो गई, स्ट्रोमा में ही रिलीज हो गई। अब अपन जानते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो इस प्रकार से आपको एनर्जी अवेलेबल कहाँ हो चुकी है, स्ट्रोमा में एनर्जी अवेलेबल हो चुकी है, जो NADH और ATP के फॉर्म में मिली है। इस प्रकार से एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उससे आपको 2 NADH एंड 3 ATP मिलेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो तो आपको आराम से याद हो जाती है। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयन को कौन लेके आ रहा है, कहाँ से कहाँ की तरफ आ रहे हैं, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, कितने हाइड्रोजन आयन से ATP बनते हैं। नॉन साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कितने ATP बन सकते हैं, कितने NADH बन सकते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अपने को फ़ायदा क्या हुआ, अपने को फ़ायदा हुआ 2 NADH मिल गई और 3 ATP मिल गई। अब इनका यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा, डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि स्ट्रोमा में यह चीज़ें चलेंगी। अब लाइट रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताई एक साइक्लिक रिएक्शन होती है। अभी हमने क्या पढ़ी है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी है। एक साइक्लिक रिएक्शन और होती है जिससे ओनली ATP बनता है, NADH नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है, वह प्रोसेस कैसे होती है, इस सब चीज़ों के बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन वह बात अपन आज नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, वह बात अपन कल करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने वाटर को तोड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला। और वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास में कौन सी लाइट आई, रेड लाइट आई, जिसकी वजह से वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव हुआ। और यह प्रोसेस लूमेन में चली है, ध्यान रखना। और यह प्रोसेस कहाँ चल रही है, ट्रांस मेम्ब्रेन में। आप जानते हैं कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेमेलर होती है और वह लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यह ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन में बनी हुई होती है। जिस प्रकार से आप माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पढ़ते हो, वैसी ही सेम स्ट्रक्चर किसकी होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। वह भी एक इनर मेम्ब्रेन जैसा ही काम करती है और इसके पास में भी ATP सिंथेज होता है। इस प्रकार से हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट भी एक माइटोकॉन्ड्रिया है। बस क्लोरोप्लास्ट में VIPP1 प्रोटीन है, वह एक्स्ट्रा आ गई। इस प्रकार इसके पास में क्लोरोफिल आ गए, जिससे यह लाइट से क्या बना सकता है, भोजन बना सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्लोरोफिल नहीं होते और उसके साथ में उसके जो एक्स्ट्रा पिगमेंट्स है वो भी नहीं होते, जिसकी वजह से वह
लाइट की प्रेजेंस में भोजन नहीं बना सकता। तो ये बात की आपने एनर्जी कैसे बनती है, वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और ऑक्सीजन गैस अपने को कैसे मिलती है। यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन गैस कोई काम नहीं आई। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वह अदर एनिमल्स के लिए लाभदायक होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल क्लास में देखेंगे कि ये कैसे इनहिबिटर्स होती हैं, D1 एंड D2 प्रोटीन का इसमें क्या रोल होता है, और यह हाई लाइट इंटेंसिटी जब आ जाए, यानी कि ये तो बात कर रहे थे आइडियल कंडीशन, यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के पास में रेड एंड फार रेड लाइट आ रही हैं। इसके अलावा अगर हाई इंटेंसिटी लाइट आ जाए तो उससे भी इनके पास में क्या इफेक्ट होता है, वो सब चीज़ें भी अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।